बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में एग्जाम्पल नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स को जाके देखें। प्रिपेयर क्यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अब इसके लिए आप सबसे पहले अपने पास फॉर्मेट बना लिया करें। क्यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अमाउंट्स और उसकी राउंडिंग ऑफ बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे उसने की हुई है। रुपीज इन मिलियन है तो आप लोगों ने भी रुपीज इन मिलियन में ही अपने पास तमाम तर अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप तीनों एक्टिविटीज को लिख दें कि आपके पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको स्टार्ट ही प्रॉफिट से कर लें, मतलब जरूरी नहीं आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से करें, नहीं, और इसको जाके नोट में बनाएं। आप इसका स्टार्ट ही अपने पास ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके बाद जो वैल्यू आए वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बन जाए। वर्किंग का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसको। इसके बाद आपके पास कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये लिखने के बाद आप लोगों ने अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देने होते हैं। अब जैसे ही आप लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आए, यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया कि आपके पास मेथड कौन सा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड यूज हो रहा होता है, अदरवाइज हम लोग डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास डाटा किस किस्म का गिवन है। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड के लिए मुझे सेल्स का पता होना जरूरी है, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता होना जरूरी है, मेरे पास एक्सपेंसेस का पता होना जरूरी है। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बज़ाहिर मुझे क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट मेथड से जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब अगर आप यहां पर देखें, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता दी गई है। क्यूएल्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल गया हमें। इससे हमें पता चला कि हमारे शेयर कैपिटल अब 21, 22, तो राइट हैंड साइड पर आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड एंड अदर, पेबल्स है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स मौजूद है, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप लोग देखें तो ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। और अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस 21 में कुछ भी नहीं था, 22 में आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला 135 का, और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास रिवैल्यू हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, रिजल्टिंग इन अ सरप्लस ऑफ रुपीज 150 मिलियन। और इसके ऊपर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था वो हमारे पास कितना आया, 150 मिलियन का, जबकि क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 135। इट मींस दैट के रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हुई और इसमें से 15 रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो चुका है। रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो गया है और ये मेरे पास 135 का बैलेंस मौजूद है। ऑलराइट, उसके बाद देखें, कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 15 मिलियन। अब अगर ये बात ना भी बताता तो अब मुझे 150 और 135 के डिफरेंस से पता चल गया था कि 15 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो गई। अब जब मैं रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट्स तो लिखे ही जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट्स के साथ साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस भी 15 का लिखा जाएगा। डिविडेंड के अमाउंट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस भी साथ में आके 15 का रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अमाउंट कि भाई डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस अमाउंटिंग टू रुपीज 72 मिलियन। ये टोटल हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो 72 मिलियन की हुई। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर रुपीज 11 मिलियन रिसीव्ड इन कैश। फर्दर सेल प्रोसीड्स ऑफ रुपीज 6 मिलियन ऑफ एन अदर व्हीकल बुक वैल्यू 7 मिलियन disposed of in May 2021 were received in August 2021। हमारे पास अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 30 जून 2022 को। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 51 मिलियन वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ विच रुपीज 12 मिलियन इज स्टिल अनपेड। Inventories as at 30 June 2022 including work in process inventories of 96 million, जबकि उसका ओपनिंग 80 मिलियन था, which are not available for sale। वर्क इन प्रोसेस और वो अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास नहीं है। इन्वेंट्रीज ऑन लोन फॉर द
year amounting to rupees 48 million, interest on loan for the year amounting to rupees 48 million, of which rupees 14 million was capitalized in the cost of building constructed during the year. ये क्या borrowing cost का concept यहाँ पर आ गया. Following dividends were announced for the year ended 30 June 2022 and 21. 2022 20% interim bonus share and 15% final cash dividend, 5% interim bonus share and 10% final cash dividend. अब जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जाके सॉल्व करना था तो इसको इजीली हम लोग मैनेज कर सकते थे. अब यहाँ पर देखें आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं गिवन. तो बेटा प्रॉफिट नहीं गिवन तो प्रॉफिट फाइंड हो सकता है कहां से? रिटेन अर्निंग्स. तो रिटेन अर्निंग से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो आप लोग अब देखें, सबसे पहले ना इजी पॉइंट्स की तरफ जाएं, क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, मैक्सिमम चीजें अपने मेन पेज पर लेकर आए, जिसमें आप सबसे पहले अपने पास रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की. अब यहाँ पर देखें कैश एंड बैंक बैलेंसेस हमारे ये एसेट्स वाली साइड है, इधर सारे एसेट्स हैं. ये मेरे पास 21 ओपनिंग आ गया, 73 मेरे पास क्लोजिंग. क्या मेरे पास इसके अलावा कोई ओवरड्रॉन वगैरह मौजूद है? ऐसा कुछ नहीं है. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लोगों ने जाकर 111 एंड 73 जाकर रिकॉर्ड कर देना. आपको इसके मार्क्स मिल गए. क्या आप इतना नहीं कर सकते थे? अच्छा, अब जाएं दोबारा से. इजी चीजें सबसे पहले अकाउंट फॉर करनी है. मुझे यहाँ से पता चल गया है कि डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है. अब इनडायरेक्ट मेथड है तो भाई उसने एडजस्टमेंट्स में से देखें तो मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पर तो उसने रिटेन अर्निंग्स की बात कर दी. मैं जल्दी से जाऊंगा रिटेन अर्निंग्स का एक अकाउंट बनाऊंगा. ये देखें रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग नोट्स में गए, ओपनिंग बैलेंस देखें. रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 325. इसका क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का 337 क्लोजिंग बैलेंस. अब मुझे ये पता चल गया कि एक तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एक हमारे पास मौजूद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा हमारे पास 15 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस से भी आएगा. ऑलराइट, क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, वो यहां से आ गया. फिर अगर आप लोग देखें शेयर कैपिटल 400 से 480 पे चला गया, 400 से 480 पे चला गया. अब यहां पर उसने ये बताया है कि भाई शेयर कैपिटल 400 से 480 पे कैसे गया. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके 80 का कैश इनफ्लो जाके रिकॉर्ड कर दूं. नहीं भाई, आपने देखना है अगर आपने बोनस डिविडेंड दिया है तो उसके अगेंस्ट आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन क्या आपको पैसे मिले होंगे? तो जब पैसे मिले नहीं है तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों जाए? आपने इस बात का ख्याल रखना है. अब इसका पता कैसे चला था? जब एक मरतबा मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, वहां से मुझे पता चला था कि भाई मैं इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेके जा सकता. अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे ना शेयर कैपिटल का एक अकाउंट बना लेता हूँ. भाई जैसे ही आप टी अकाउंट बनाएंगे ना, आपके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाना है. कि आपके पास ये देखें, ये ओपनिंग बैलेंस 400, क्लोजिंग बैलेंस 480. हर वो चीज जिसकी समझ आ रही हो आपने अकाउंट बनाते रहना है. फिर यहीं पे ये देखिए शेयर कैपिटल रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर 150 इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें से 15 ट्रांसफर हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस 135 मेरे पास मौजूद है. इसका किसी किस्म का कोई अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. रिटेन अर्निंग्स का हम लोगों ने अकाउंट बना लिया. उसके साथ देखिए भाई लॉन्ग टर्म लोन के बारे में क्या उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी लॉन्ग टर्म लोन के बारे में? तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर देयर अमाउंट रुपए 48 मिलियन ऑफ व्हिच 14 मिलियन वर कैपिटल. इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन लोन की रीपेमेंट की तो कोई बात नहीं की ना उसने. तो फिर ये बहुत सिंपल सी बात थी कि आप 460 से 335 इन डिक्रीज आ रहा है आपके पास. कितनी अमाउंट का डिक्रीज आ रहा है आप लोगों के पास? 1 to 5 मतलब आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिया. तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 125 कैश आउटफ्लो है. कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में.
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर आप लोगों ने 1 to 5 रीपेमेंट ऑफ लोन तो रिकॉर्ड करें ना। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जैसे ये दोनों अमाउंट्स लिखनी थी ना आपने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की ओपनिंग क्लोजिंग, भाई आप ये वाली बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड करके जरूर लिख लिया करें फौरन, राइट। उसके बाद आपने 125 का रीपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि लोन के बैलेंस में डिक्रीज नजर आया तो हमने फिर रीपे कर दिया होगा। अब देखें, हो सकता है हमने कुछ ना कुछ मजीद लोन लिया भी हो, रीपे हो सकता है ज्यादा भी किया हो, तो हम इसका नेट इफेक्ट लेके चले जाते हैं कि नेट लोन के अगेंस्ट अमाउंट का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। हम लोगों ने वो जाके रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें ये नहीं जानने की जरूरत कि कोई न्यू लोन लिया, कितना पे किया। हाँ, अगर वो अलग अलग बताता है फिर चाहे आप अलग अलग लिख दो, फिर भी नेट इम्पैक्ट सेम ही आएगा हमारे पास। अच्छा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग चले गए अपनी एडजस्टमेंट्स में। अब यहाँ पे देखें ट्रेड एंड अदर पेबल्स, देखें क्या आपको एडजस्टमेंट में इनसे रेलिवेंट कोई इंफॉर्मेशन नजर आई? नहीं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, अच्छा अदर पेबल्स की थी इंफॉर्मेशन। अब बात क्या है कि उसने ट्रेड पेबल को अलग कर दिया, सॉरी मर्ज कर दिया, ट्रेड पेबल को अदर पेबल्स के साथ मर्ज किया। यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट खेल गया है वो, जबकि क्वेश्चन में ऐसी हजारों उसने एडजस्टमेंट्स बताई जिसमें कोई ना कोई रिसीवेबल्स, पेबल्स, फिक्स एसेट से रेलिवेंट शामिल थे। मुझे सबको अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर। अब देखो, इसको इसी वजह से मैंने थोड़ा सा रहने दिया। फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये मेरी एक किस्म की लायबिलिटी है। ये ऐसे ही है जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल्स के ही अकाउंट में लिखे जाते हैं, लेकिन है तो लायबिलिटी ना मेरी। ये आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जा सकते हैं। 35 से 69 हो गई, इंक्रीज आया कितने का? 34 का, 34 का इंक्रीज आया, तो वो जाके हम लोग लिख सकते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये रहा। ऑलराइट, फिर देखें अगर आप लोग एडजस्टमेंट्स को देखें तो भाई यहां पर तो आ रही है डेप्रिसिएशन चार्ज 72 मिलियन। ये 72 मिलियन तो आपने अपने प्रॉफिट, अभी तक मुझे प्रॉफिट का पता नहीं चला, तो यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसकी जगह छोड़ देता हूं। एडजस्टमेंट में क्या 72 मिलियन की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? जाएंगे 72 मिलियन जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ये देखें 72, ये आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चले, ये 72 का ताल्लुक हमारे एसिड से है। एसिड में अच्छी खासी मुझे एडजस्टमेंट नजर आ रही थी, तो मैं अपने पास एसिड्स का एक अकाउंट मेंटेन कर लेता हूं। अब मुझे बताएं क्या उसने मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बताई? तो मैं क्या करूंगा भाई, लैंड एंड बिल्डिंग उसने अलग से लिखा हुआ है तो मैं भी अलग से लिख देता हूं। वैसे क्या लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट आपको कोई इंफॉर्मेशन नजर आई थी? ओपनिंग कितना है हमारे पास? 526। मेरे पास इसका क्लोजिंग कितना है? 748। अच्छा, इसी तरह से व्हीकल्स के लिए अलग अलग मौजूद है। अच्छा, आप चाहें ना यहाँ पर आप इनका भी इकट्ठा अकाउंट बना सकते हैं। अब देखें भाई डेप्रिसिएशन 72 मिलियन तो उसने मुझे बता दी, कहते हैं ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए ये, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन यहाँ पे 72। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद भाई आपके पास व्हीकल्स भी मौजूद है, आपने व्हीकल्स का अकाउंट अलग से बना लेना है। लेकिन यहां पे आपने गौर किया कि उसने आपको व्हीकल्स के लिए डेप्रिसिएशन नहीं बताई, तो वो कहां से पता चलेगी? उसके अकाउंट से। व्हीकल्स का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास। चीजों को जितना सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। 96 और क्लोजिंग 118, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया व्हीकल्स का। अच्छा, यहां से कोशिश क्या करें, ये बैलेंस शीट को जल्दी जल्दी खत्म कर लिया करें। उसके बाद इन्वेंट्रीज आ गई। इन्वेंट्रीज में किसी किस्म का ऐसा कोई चेंज नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, तो हम लोगों ने सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना है कि इनमें डिक्रीज आया। कितने का डिक्रीज आया इसमें हमारे पास?
79 का इन्वेंट्रीज में डिक्रीज, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड हो जाएगा। तो जाकर आपने डिक्रीज इन इन्वेंट्री 79 जाके रिकॉर्ड कर देना है, और कोशिश करें आप यहां पे लिखा करें डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और सामने ऐड कर दिया आपने। ये वैल्यू भी जरूर लिखा करें कि ये इंक्रीज डिक्रीज या डिफरेंस हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। ये ब्रैकेट्स में इसकी वर्किंग बिल्कुल साफ ही इसके बना कर दें। फिर आप लोग गए नेक्स्ट। अब देखिए भाई इन्वेंट्री से रेलेवेंट अब आपने और कुछ भी नहीं करना। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, मुझे याद है यार फिक्स एसेट से रेलेवेंट कोई बातें कर रहा था, वो स्किप करो अभी थोड़ी देर के लिए, उसको पॉज करो, क्योंकि मैंने ट्रेड रिसीवेबल अलग करने हैं, अदर रिसीवेबल अलग करने हैं, और फिर जाके मैं इनको अकाउंट फॉर करूंगा। अब आ गए एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट्स में उसने कहा कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू किया, तो भाई यहां पे आकर आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब बच्चे सबसे पहली मिस्टेक पता है क्या करते हैं, 135 लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि यहां पर ऊपर वो बच्चे यहां से देखते हैं 135, जबकि रीवैल्यूएशन कितने की हुई भाई, यहाँ पे 150 आएगा। ऑलराइट, यहां पर आपने 150 लिख दिया। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसका ताल्लुक 15 का ताल्लुक रिटेन अर्निंग से था, वो हमने वहां पे लिख दिया। ऑलराइट, अच्छा फिर नेक्स्ट पे गए, कहता है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 72 मिलियन, हमने अकाउंट में भी लिख दी, और इस 72 मिलियन को जाकर हम लोगों ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट भी कर दिया। क्लियर क्लियर। फिर देखें, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹8 million वर सोल्ड। देखिए मेरा पास व्हीकल का जो अकाउंट बन रहा है ये बुक वैल्यू पे है या कॉस्ट पर है, बुक वैल्यू। तो आपने यहां पर डिस्पोजल रिकॉर्ड किया, और यहां पर आकर आपने 8 लिख देना है, ये इसकी बुक वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर नेक्स्ट देखें, सोल्ड फॉर ₹11 million, ये 11 million प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट व्हीकल। कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो के तौर पे चला जाएगा। फौरन जाकर ये 11 मिलियन आपने अपने मेन पेज पे लिखना है। ये आपके पास आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये 11, ठीक है भाई, उसने ना मर्ज किया हुआ है, जरूरी नहीं आप ऐसा करें, आप लिखें प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल 11 मिलियन, आप जाके ऐड कर दें। कोई और अगर डिस्पोजल भाई उसको दोबारा से लिख देना। क्लियर, मतलब आपने इसकी तरह मर्ज करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास फौरन सोचा कि यार 8 मिलियन का एक एसेट मैं 11 मिलियन में सेल कर रहा हूं, तो मुझे 3 मिलियन का गेन हुआ, और 3 मिलियन के गेन के एडजस्टमेंट्स करो प्रॉफिट्स के अंदर। क्या करूं, ऐड करूं लेस करूं, तो गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल 3 मिलियन आप लोगों ने जाके लेस कर देना है। ये देखो प्रॉफिट्स में जाकर इसको आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है, कोई इशू यहां तक। नेक्स्ट देखें, अब 1 by 1 चल रहे हैं ना। देखिए मैंने जब पूरा स्केच बनाया हुआ होगा ना पेपर्स का और वर्किंग का, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, मुझे पता होगा मैंने इसको कहां पे एडजस्ट करना है, इसको वर्किंग में लिखना है, इसको कौन सी एक्टिविटी में लिखना है, मैं फौरन उससे रेलिवेंट चीजें लिख रहा हूँ, मार्क्स भी गेन कर रहा हूं, और मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे ही यहां से क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बाद में सिर्फ मैंने क्लोजिंग टच देना होगा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। और चाहे ये 18 मार्क्स का ही क्यों ना हो, इजीली आप 18 मार्क्स ले सकते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं होती रहती। अब देखिए आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग गए थे ना रिटेन अर्निंग के पास, सपोज आपको पता चल गया कि यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पता रिटेन अर्निंग से चलता है, आप रिटेन अर्निंग के अकाउंट के पीछे पड़ गए, हालांकि मैंने उसका ओपनिंग क्लोजिंग और रिवैल्यूएशन सर्कुलर लिखा, उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं है। आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही पहले फाइंड करते हो कि नहीं भाई पहले इसको फाइंड करूंगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चलेगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती आप लोगों को। भैया बाकी चीजों के से अपने मार्क्स पहले, अपने पासिंग मार्क्स लो सबसे पहले उससे। क्या आप ऐसा नहीं करते कि उस एक अकाउंट के पीछे पड़ जाते हैं, फिर इसको कंप्लीट करने के लिए कभी आप पहली एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, कभी आप 5वीं एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, कभी आप आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, कभी आप बैलेंस शीट के ऊपर आ रहे हैं, आप जंप कर रही हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को एक सिरे से पकड़ो, सॉल्यूशन के ऊपर घूमते रहो, क्वेश्चन को ना घुमाओ, वरना क्वेश्चन में मिक्स हो जाना है। ऑलराइट,
अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहां पे देखा तो यार मुझे पता चल गया 11 मिलियन तक मैं पहुंच गया, ये रिसीव किया। कहते हैं फर्दर के सेल प्रोसीड्स ऑफ ₹6 मिलियन ऑफ अनदर व्हीकल, मतलब एक और व्हीकल सेल हो गई। भाई कहां जाएगी बात का मसला है, लेकिन ये पता है 6 मिलियन आया है। 6 मिलियन सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। अब देखिए उसने मर्ज इसीलिए किया कि दोनों व्हीकल्स थी, तो उसने कहा 11 + 6 17, और आप दोनों को अलग अलग लिख दो, इकट्ठा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से इस 6 का भी आपको पता चल गया। अब आपने भी 17 ऐड किया हुआ है, इसने भी 17 ऐड कर दिया है। गेन वगैरह प्रॉफिट्स का पार्ट होता है। आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, उसके लिए जितनी कैश पेमेंट की आपने वो रिकॉर्ड करनी है। हालांकि सपोज मेरे परचेज ऑफ एसेट, मेरा अकाउंट मुझे 100 की बता रहा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि यार अभी आपने इसमें से 40 नहीं पे की है, मैं यहाँ पे 100 नहीं लिखूंगा, मैं 60 लिखूंगा। ओके, इसी तरह से जब आप फिक्स एसेट को डिस्पोज करते हो, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपको गेन हुआ या लॉस हुआ है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देखना है कि कितने में डिस्पोज हुआ है, कैश के इनफ्लो कितना है। तो यहां पर हमेशा आपके पास सेल प्रोसीड्स आएंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब गेन है या लॉस है उसका ताल्लुक प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट से है। अब हमने उससे पूछा यार 6 मिलियन का तो हमने सेल कर दिया, कहते हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी है, कौन है भला ये, कौन सा एसेट है, व्हीकल। तो भाई 7 मिलियन क्या एक एसेट, मैंने 6 मिलियन में सेल कर दिया, 1 मिलियन का लॉस, लॉस है प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, एडजस्टमेंट में जाकर ऐड कर दो। तो आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट में जाओगे और अपने पास 1 मिलियन ऐड कर देना है, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस कहां गए है, अच्छा नेक्स्ट आपको क्या एडजस्टमेंट में कहता है, हाँ यहाँ पे देखें ना, 6 मिलियन ऑफ एन अदर व्हीकल। अब बुक वैल्यू उसकी कितनी थी हमारे पास, 7 मिलियन, डिस्पोज्ड इन, ये ट्विस्ट आया, जबकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, तो यार ये स्टार्ट कब हुआ होगा, ये जो स्टार्ट का फर्स्ट, तो बेटा इस साल से पहले डिस्पोजल हो नहीं चुका, इस साल से पहले डिस्पोजल हो नहीं चुका। तो जब मैंने व्हीकल्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा तो इसमें डिस्पोजल रिकॉर्ड कर नहीं दिया होगा मैंने, तो और उसके लॉस को क्या पिछले साल मैंने अकाउंट फॉर कर नहीं दिया होगा। अच्छा, फर्क किस चीज का आया है, फर्क सिर्फ इस चीज का आया है कि वो जो प्रीवियस ईयर में मैंने डिस्पोजल किया था उसकी अमाउंट मैंने आज रिसीव की है, तो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने उसको आज रिकॉर्ड किया है। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो फिर 1 जुलाई 2021 को वो 6 मिलियन मेरा रिसीवेबल नहीं है, क्या ख्याल है, तो मेरे क्या ओपनिंग रिसीवेबल्स का पार्ट नहीं होगा ये, ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो भाई ओपनिंग रिसीवेबल्स में आपके पास एक रिसीवेबल था 6 मिलियन का, वो आपने इसमें से माइनस कर देना है क्योंकि इसका ताल्लुक फिक्स एसेट से था। ऑल राइट, ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को, लॉस नहीं रिकॉर्ड करना, क्यों, वो पिछले साल का था, इस साल ये डिस्पोजल नहीं हुआ। इसी तरह व्हीकल्स की अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये 7 मिलियन भी रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि वो पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं पैसे हमने अब रिसीव किए, वो 6 मिलियन जब रिसीव अब किए हैं तो ये 6 मिलियन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट इसीलिए जाके बना है, लेकिन ये डिस्पोजल प्रीवियस ईयर में हो गया था तो इसके ऊपर जो 1 मिलियन का लॉस है वो इस साल रिकॉर्ड नहीं करता। ऑलराइट, ऑलराइट, और अपने रिसीवेबल्स के ओपनिंग बैलेंस में से 6 मिलियन आप लोगों ने माइनस कर देना है क्योंकि इसका ताल्लुक नॉन करंट एसेट से है। नेक्स्ट देखें, अब कहते हैं व्हीकल कॉस्टिंग ₹51 मिलियन वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ विच 12 मिलियन इज स्टिल, भाई व्हीकल्स की यहां पर परचेजेस के लिए आपने टोटल अमाउंट लिखनी है 51,
51, लेकिन इसमें से अभी 12 मिलियन आपने पे करना है, तो आपने पे कितना किया है? 39। भाई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ व्हीकल 39 मिलियन से जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ व्हीकल कितने से जाके रिकॉर्ड करेंगे आप? 39 से। कैश का आउटफ्लो ये आपने रिकॉर्ड कर 39 मिलियन से, लेकिन अब ये 12 मिलियन आपकी लायबिलिटी नहीं है। 12 मिलियन लायबिलिटी है, क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो क्या ट्रेड एंड अदर पेबल्स का पार्ट नहीं होगी? क्लोजिंग में से ये 12 माइनस करते हैं, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट से है। इसमें 160 में शामिल है ना, इसको अलग ट्रीट कर दिया हम लोगों ने, यहां से अब माइनस कर दें। ओके, जो नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग ट्रीट करना है। तो मेरे पास 51 मिलियन का एसेट था, जिसमें से अभी 12 मिलियन देना है, तो 12 मिलियन मेरी बैलेंस शीट में कहीं तो शो होगा ना। लायबिलिटी है, देना है, तो कहां पे शो होगा? क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, रिटेन अर्निंग्स में आएगा, कहां? पेएबल्स में। तो पेएबल्स में तो ट्रेड पेएबल भी मौजूद है, तो पेएबल्स में से इस 12 मिलियन को माइनस कर दो, क्योंकि इसका ताल्लुक फिक्स एसेट से था। तो बाकी जो बैलेंस आएगा ना, वो ट्रेड पेएबल्स आ जाएंगे हमारे पास। ऑलराइट, अब फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर ली। हम नेक्स्ट के पास गए, कहते हैं व्हीकल कॉस्टिंग 51 मिलियन, ये भी हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर लिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन होगी। फिफ्थ, इन्वेंट्रीज as at 30th June 2022 including work in process inventories 96 million, 2021 May 80 million which are not available for sale। तो भाई अगर ये वर्क इन प्रोसेस है, तो वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल फॉर सेल वैसे भी नहीं होता। किस चीज के लिए होता है? फिनिश्ड गुड्स के लिए, फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो फिनिश्ड गुड्स जो होती हैं वो हमारे पास आती रहती हैं। तो भाई वैसे उसने जो इन्वेंट्रीज आपको बताई हैं, ये देखें, इन्वेंट्रीज इन टोटल आ गए हैं। भाई इसमें वर्क इन प्रोसेस शामिल है नहीं है, मुझे अलग करने की कोई जरूरत नहीं। इन केस अगर वर्क इन प्रोसेस मैं अलग कर भी देता हूं, तो भाई वर्क इन प्रोसेस भी मेरा करंट एसेट्स है, उसने भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चले जाना है। जो बाकी मेरे पास इन्वेंट्रीज है फिनिश गुड्स की, उसने भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चले जाना है। तो नेट इंपैक्ट 79 ही जा रहा है। तो आपको एज सच अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा था। भाई है तो इन्वेंट्री ना, बस इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकती हैं, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। यहां पर इकट्ठा करके बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, क्योंकि तमाम ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है। अब जिस तरह मैं अपने ट्रेड पेएबल्स अदर पेएबल्स में से माइनस कर रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं कि भाई उन्होंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, जो लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स की लायबिलिटी है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाती, इसीलिए अलग करता हूं। ओके, रिसीवेबल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही, रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाते हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट्स के कोई रिसीवेबल्स हैं वो नहीं जाते, इसीलिए माइनस किए हैं। लेकिन इन्वेंट्री चाहे रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स हैं, तीनों ने ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, इनको अलग करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट देखें, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹48 मिलियन, of which 14 million was capitalized in cost of building constructed during the year। अब क्या मतलब? बिल्डिंग कहता है बिल्डिंग का अकाउंट ओपन करो और उसमें 14 मिलियन ये ऐड करो इंटरेस्ट। ओके हो गया? अच्छा, अब फिर बाकी एक्सपेंस आपके पास कितना रह गया है? अच्छा, यहां पर अब इंटरेस्ट की अमाउंट 48 इन टोटल थी, 14 मिलियन कैपिटलाइज कर दिया। क्या इंटरेस्ट से रेलिवेंट कोई और उसने इंफॉर्मेशन दी? कोई पेएबल्स एज सच उसने हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आपको पता है कि आपने वर्किंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट पेड की अमाउंट लिखनी होती है,
तो इंटरेस्ट पेड की अमाउंट में से 48 में से 14 मिलियन तो आपने कैपिटलाइज कर दिया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कितना है 34, और 34 का 34 आपने पे कर दिया है, तो वो 34 इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पर आ जाएगा। 34 इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने पे किया, क्योंकि अब इसके लिए पेबल्स कुछ और उसने बताया नहीं था, तो मतलब जितना एक्सपेंस बनता है उतना ही मैंने पे कर दिया है। तो टोटल 48 का था, उसमें से 14 को कैपिटलाइज किया, जो रिमेनिंग एक्सपेंस बनता है 34 वो जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यही जो इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट्स में एडजस्ट भी हो जाना चाहिए। क्या इसने किया, ये देखें। अब चाहे अमाउंट इक्वल ही क्यों नहीं है, लेकिन बेसिकली इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक तो डिफरेंट अमाउंट्स हो सकती हैं, दूसरी इंटरेस्ट के लिए उसने अलग से लोकेशन बताई, पोजीशन बताई कि इसको यहां पे अकाउंट फॉर करना है, प्रॉफिट में से माइनस करो, माइनस किया हुआ है तो रिवर्स ऐड कर कि प्रॉफिट में से इसको निकाल दो, इसीलिए निकाल रहे, इसका इसलिए नहीं निकाल रहे, इसलिए रिवर्स नहीं कर रहे कि नॉन कैश एक्सपेंस, इंटरेस्ट नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, ये तो कैश एक्सपेंस है। माइनस क्यों कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भाई तू रिवर्सल दे ताकि हम इसे जाकर दूसरी जगह पे लिख सकें। तो हम लोग यहां से प्रॉफिट में से उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करके उसको आकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अलग से ट्रीट कर देते हैं। ऑलराइट, क्लियर। यहां पर आपने एक्सपेंस की अमाउंट आके लिख लेनी है। फिर कहते हैं डिविडेंड वर अनाउंस्ड फॉर द ईयर, मैंने शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाया हुआ है। अब आ जाओ जरा डिविडेंड के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 400। अच्छा, अब यहां पे देखें, सबसे पहले 21 को देखें, कहते हैं वर अनाउंस्ड फॉर द ईयर 30 जून 2020 एंड 21 का 5%, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये पहले से अकाउंट फॉर हो चुका है, हमारे ओपनिंग बैलेंस का हिस्सा है। लेकिन 21 का जो फाइनल कैश डिविडेंड है, 21 का फाइनल कैश डिविडेंड वो 22 में रिकॉर्ड होता रहता है, ऐसे ही है ना। तो बेटा फाइनल कैश डिविडेंड है तो इसका शेयर कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एंट्री क्या बनती है, रिटेन्ड अर्निंग्स टू कैश, ऐसे ही है ना। हम लोग कैश पे करेंगे, रिटेन अर्निंग से निकालेंगे, तो रिटेन अर्निंग से 10% निकालें, 400 का 10%, रिटेन अर्निंग्स में से 40 डिविडेंड। आपको ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर। फिर आ जाए करंट ईयर, करंट ईयर के फाइनल डिविडेंड को हम लोगों ने अकाउंट फॉर नहीं करना, लेकिन इसके इंटरिम डिविडेंड कितना है और कौन सा है, बोनस शेयर, क्या एंट्री बनेगी 20%। सबसे पहली चीज 20% किसका, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है ओपनिंग 400, देखो अभी तक कोई इंक्रीज नहीं आया इसमें, और 400 का 20% 80, तो आपने 80 को जाके रिकॉर्ड करना है अपने पास, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री आपके पास क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट 80। ये बात क्लियर जी। 400 में 40 माइनस क्यों करें, क्योंकि कैश डिविडेंड है बेटा, कैश डिविडेंड शेयर कैपिटल में से माइनस नहीं होता, रिटेन अर्निंग्स में से होता। इंटरिम डिविडेंड बेटा शेयर कैपिटल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करें, फाइनल डिविडेंड कहां से माइनस हुआ, ये रिटेन अर्निंग्स में से हुआ है, ये रिटेन शेयर कैपिटल में से नहीं हुआ, रिटेन अर्निंग्स में से हुआ है, शेयर कैपिटल तो एज इट इज रखा हुआ है, तो 400 का ही 20% वो आपके पास 80 आ जाएगा, ये आएगा रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। ओके हो गई है ये बात, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, अब इजीली इधर आ जाए। अब यहां से देखें रिटेन अर्निंग्स,
क्या कोई और चीज आ रही है? अच्छा यहां से ना एक चीज का पता चल गया, 40 मैंने डिविडेंड पे किया, ये 40 कहां चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 40 डिविडेंड पेड, ये जाके लिख दो। ऑलराइट, पता चल गया। अब यहां से अब आपको प्रॉफिट की वैल्यू का पता चलेगा, तो देखें 337 80 40, तो आपके पास ये आ जाएगा 457। 457 में से आप लोगों ने माइनस कर देना है 320, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 117 बैलेंसिंग वैल्यू। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके चली जाने हैं। अच्छा अब यहां पर देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्वेश्चन में कहीं पर कोई टैक्स की बात हुई तो मतलब हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कोई टैक्स की बात होती मैं टैक्स के एडजस्टमेंट्स करता इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करता और वो जाकर मैं यहां पे लिखता। सपोज मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 117, अगर वो आपसे कह देता कि भाई 23 का आपका टैक्स एक्सपेंस है, 23 का आपका, तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स एक्सपेंस ऐड करता और जाकर यहां पे 140 लिखता। 117 प्लस 23, तो यहां पर आकर मैं 140 लिख देता। तो देखो ना 140 में से 27 माइनस करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 23 माइनस करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 117 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपको एक्सपेंस से रेलिवेंट, टैक्स एक्सपेंस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें इस चीज का भी पता चल गया। अब आए हम लोग नेक्स्ट देखें, ये अकाउंट क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल को मैंने देखा 480 480, मैंने कोई न्यू शेयर इशू नहीं किए। हालांकि स्टार्ट में देखो ऐसा लग रहा था जैसे ये 80 के इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स और 80 जाके मैं ऐड कर दूं, कोई ऐड नहीं होना। ये 80 इंक्रीज आया है लेकिन ड्यू टू बोनस डिविडेंड आया है, ना कि ड्यू टू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स आया है। ऑल राइट, इससे रेलिवेंट कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्लोज हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट अब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी अगर आप लोग क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ज्यादा आ रहा है आपके पास, 748 प्लस 72 इज इक्वल टू 820, और इसकी डेबिट साइड का टोटल करें 690, कितने का इंक्रीज आ रहा है, सॉरी कितना, बैलेंसिंग वैल्यू 130। तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने ये अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट परचेज की है, और इससे रेलिवेंट अब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम लोग कहेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 130। कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जाके पार्ट बनेगा जी। हाँ 130 ये प्लस 14 का इंटरेस्ट। अब टोटल जो अमाउंट आ रही है ना वो 144, इंटरेस्ट भी तो पे कर चुके हैं, कैश की फॉर्म में पे कर चुके हैं, यहां पर 144 आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो कैश का आउटफ्लो हुआ है ना वो 144 का हुआ है। 130 हमने पे किए और 14 हमने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट अमाउंट पे की, लेकिन टोटल कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ हमारे पास वो 144, तो आपने ये 144 जाके रिकॉर्ड करना है। जी आ गए आपके पास 144। नेक्स्ट देखें, इसके बाद व्हीकल से रेलिवेंट कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, 96 प्लस 51 इज इक्वल टू 147, इसमें से माइनस कर दें 126, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, राइट ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने जाके प्रॉफिट्स में एडजस्ट किया 21, ये देखें ये 21 ये प्रॉफिट में एडजस्ट हो चुका है, इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पता हमें यहां से चला। फिर नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आपके पास रहते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स, अब इनको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। भाई 142 एंड 160 का डिफरेंस नहीं देखना, 142 एंड 148 आपके ट्रेड पेएबल्स में जो इंक्रीज है वो 6 का इंक्रीज है तो ऐड कर देंगे,
और अगर बात करें हम लोग ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की, 185 माइनस 6 इज इक्वल टू 179 एंड 212, 33 नहीं 33 का इंक्रीज है तो लेस कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, 33 लेस कर देंगे, 6 ऐड किया 33 लेस, ओके हो गया। अब यहां पर देखें ना, तो ये आपका प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास आ गई। ये 327 आपने जाकर यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इसमें आपने इंटरेस्ट पेड, ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ से देखें आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब आप इन तीनों स्टैरिक्स को नेट अमाउंट फाइंड करोगे तो आपके पास 38 का आउटफ्लो आ जाएगा, और ये आप अमाउंट पहले ही लिख चुके थे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। रिवर्स जैसे ये 38 आ गया था, उसके बाद देखो मैंने यहां पर ना इस अमाउंट को सबसे एंड पे आके लिखा। अब आपने क्या करना है कि भाई आपने यहां पर देखा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ और नहीं आप इनका टोटल कर लें, ये आ गया 165 नेगेटिव। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी थी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई इशू था, आप ये लिख लें। अब यहां से इंटरेस्ट पेड लिख चुके थे 34 का। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड करनी है। कैसे? -38 प्लस 165 प्लस 166, तो देखिए आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ रही है, ये आपने 293 फाइंड कर लिया। 293 में आकर आपने ये 34 ऐड करना है और इसको बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड कर लेना है 327। अब यहां से ये 327 आपने उठाना है और अपनी चेंजेस यहां पर आकर आपने 327 ही लिख देना है, चाहे ऊपर से बैलेंस जो भी आ रहा है। ऑलराइट, आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके, आई होप के आज के लेक्चर में एग्जांपल नंबर 25 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।